तो भाई दिन भर के रिवीजन के बाद अब शुरू करते हैं पाठशाला, जहां छात्र आंदोलन से जुड़ी जरूरी क्लास आपके सामने रखते। झारखंड के छात्र आंदोलन के 18वें दिन उसी तन्मयता से जुटे हुए हैं। कई बच्चे अभी भी भूखे प्यासे हड़ताल पर बैठे हैं। एक दिन पहले ही छात्रों ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। प्रदर्शन के दौरान आरोप लगा कि छात्रों पर पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया। रात के अंधेरे में छात्रों को लाठी डंडों से पीटा गया और उसके सबूत ये बच्चे अपने कपड़े तक उतार कर दिखा रहे हैं। 50 से 60 बच्चे घायल हैं। कई छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे देवेंद्र महतो भी इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। 14वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2023 और 2025 के बैकलॉग परीक्षा अभी से कुछ देर पहले ही रद्द कर दी गई। इसके बावजूद गतिरोध जस का तस बना हुआ है। छात्र अपनी मांगों से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि वो अपने अधिकारों और न्याय की जो लड़ाई है वो जीत कर ही लौटेंगे। सोरेन सरकार ये दावा कर रही है कि हम ज्यादातर छात्रों की जो मांग है, ज्यादातर मांगे पूरी कर चुके हैं, मान चुके हैं। लेकिन पेच अभी भी 2 जगह फंसा हुआ है। पहली मांग तो है जेएसएससी सीजीएल 2024 की परीक्षा को रद्द करना चाहिए और दूसरी मांग है कि इस परीक्षा में धांधली और पेपर लीक की जांच सीबीआई कर ले। छात्रों को सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। और उनकी ये 2 मांगे इस वक्त सबसे ज्यादा बातचीत का विषय बनी हुई है। आज इस वक्त मेरे पास जो दस्तावेज मौजूद है, जिनको लेकर आज मैं स्टूडियो में आई हूं, ये दस्तावेज अब तक कहीं पेश नहीं हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तौर पर हमारे पास, टाइम्स नाउ, नवभारत के पास, न्यूज की पाठशाला के पास मौजूद है। और ये दस्तावेज चीख चीख कर बता रहे हैं कि छात्रों की मांगे क्यों आज की तारीख में जायज दिखाई दे रही है। छात्र दावा कर रहे हैं कि इन सबूतों का पता होने के बावजूद सोरेन सरकार किसी तरह का कोई एक्शन लेने को तैयार ही नहीं थी। सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा था, वजह क्या है? ये जब पन्ने हमने खंगाले, ये दरअसल सीआईडी की तरफ से पेश वो रिपोर्ट है जिसको पब्लिक में कभी लाया ही नहीं गया। और ये जो पन्ने इस वक्त मेरे हाथ में है, इन पन्नों में बकायदा वो सारी सच्चाई दर्ज है जो इसके बाद बनी एसआई टीम कहीं भी जिक्र में नहीं थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि खेल बहुत पेचीदा है, बहुत सारी तारीखें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, इसीलिए गौर से सुनिएगा। ये पूरा मामला जेएसएससी सीजीएल 2024 की परीक्षा का है। पहले तो ये जेएसएससी सीजीएल होता क्या है मैं क्लियर कर दूं। जेएसएससी सीजीएल यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। झारखंड सरकार इस परीक्षा को आयोजित करती है। राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में जो ग्रेजुएट युवा हैं उनको नॉन गैजेटेड पदों पर नौकरी मिलती है, जैसे कि असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, जूनियर सेक्रेटरीट, असिस्टेंट ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। ये सारे पदों पर नियुक्ति इसी एग्जाम को क्लियर करने के बाद होती है। सीजीएल 2024 में कुल मिलाकर 3,04,769 उम्मीदवार शामिल हुए थे। ये आपके सामने आंकड़ा है, वो 3,04,769। पद कितने थे जो भरने थे? पद थे 2025। वो 2025 की वैकेंसी निकली थी उन पदों की। उसके बाद इतने छात्र 3 लाख के ऊपर आए। अब यहां से बस देखते जाइएगा क्या क्या हुआ और क्यों बच्चों को ना ही शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा हो रहा है झारखंड की और ना चोरी की जांच करने वाली एजेंसियों पर। यह मामला है आज से लगभग 1 साल 7 महीने पहले का। 28 जनवरी 2024 को परीक्षा हुई, लेकिन परीक्षा की तीसरी शिफ्ट में जनरल साइंस की पेपर लीक होने की खबर आती है। बहुत सारा विरोध होता है। उसके बाद 28 जनवरी को परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। अब एक बार पेपर लीक हुआ
तो दूसरी बार इसे कराने की व्यवस्था और सुदृढ़ हुई। 8 महीने के बाद 22 सितंबर 2024 को दोबारा पेपर लीक होता है। लीक रोकने के लिए पूरे झारखंड में, मतलब पेपर लीक ना हो उसके लिए क्या किया जाए, तो पूरे झारखंड राज्य में इंटरनेट सेवाओं को ठप कर दिया जाता, बंद कर दिया जाता है। लेकिन बावजूद इसके छात्र पेपर लीक का आरोप लगाते हैं। लगातार हो रहे विरोध के बाद मामला बढ़ता है। फिर आता है 29 सितंबर। 29 सितंबर को एक पीड़ित की लिखित शिकायत दर्ज की जाती है। बहुत धीमी रफ्तार से कार्रवाई होती है, इतनी धीमी कि रांची के एक कोचिंग संचालक और छात्रों को मिलकर 3 अक्टूबर को जनहित याचिका दायर करनी पड़ती है। यह मामला झारखंड हाईकोर्ट फिर पहुंचता है और फिर तारीख आती है 17 दिसंबर। ठीक है, मतलब जो 29 सितंबर और उसके बाद 17 दिसंबर की तारीख, 17 दिसंबर 2024 हाईकोर्ट एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे देता है और जनवरी 2025 में मामला दर्ज होता है। सीआईडी की प्रिलिमिनरी एसआईटी बनती है और वही वो पन्ने मेरे पास। यानी याचिकाकर्ताओं के कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद इस मामले की जांच आखिरकार शुरू होती है। सीआईडी क्या है? सीआईडी यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, राज्य पुलिस की एक विशेष जांच शाखा जिसका काम अपने राज्य में होने वाले गंभीर अपराधों की जांच करना होता है। सीआईडी राज्य सरकार और राज्य के डीजीपी के अधीन होती है। देश स्तर पर बड़े मामलों की जैसे जांच सीबीआई करती है, वैसे ही राज्य स्तर पर गंभीर मामलों की जांच सीआईडी करती है। तो भैया इस मामले में झारखंड की इसी सीआईडी ने कोर्ट के आदेश के बाद 1 जनवरी 2025 को जांच शुरू की और इस जांच का जिम्मा डीआईजी संध्या रानी संभालती है। ये उसी जांच की रिपोर्ट इस वक्त मैं बार बार आपको दिखा रही हूं, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। अब ऐसा क्या हुआ कि ये रिपोर्ट आज तक किसी के पास पहुंची नहीं? सरकार ने इस पर काम ही नहीं किया। क्यों? ऐसा क्या था इस रिपोर्ट? इस वक्त मेरे साथ रांची से मेरे सहयोगी अभिषेक राज जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। अभिषेक, ये रिपोर्ट आप ही के हवाले से हमारे पास आई है। आप तमाम सूत्रों के संपर्क में हैं, तमाम जो छात्र लगातार इस पर संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ मौजूद हैं। इस रिपोर्ट में जो कुछ भी अगर कम शब्दों में आप बता पाए, और मेरा तो बड़ा सवाल और यक्ष प्रश्न ये है कि सीआईडी की जो भी जांच थी उस पर सरकार ने गौर क्यों नहीं किया? ऐसी क्या बात थी उसमें? देखिए, 17-18 दिनों से ये पूरा आंदोलन चल रहा है और आंदोलन में जो लगातार मुद्दे थे जिनके ऊपर लगातार मांग की जा रही है वो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है उसको रद्द करना और सीबीआई की जांच करना। अब पहला सवाल ये है कि आखिर ये एग्जाम रद्द क्यों कराया जाए? जो प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट सीआईडी की आपके पास है और जो जिस तरीके से उसके अंदर जो बातें कही गई हैं कि नेपाल के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको वहां पर रटवाया गया है, 28 अभ्यर्थियों को ले जाया गया है, ऐसी वो तमाम बातें हैं। और आप अगर देखेंगी कि जो रिपोर्ट बाद में जो है वो पेश किया गया उसके अंदर ये बाकायदा लिखा हुआ है कि ये गेस हो सकता है, यानी कि जो लोग पास किए हैं या जो सवाल बाहर आए हैं, जो पैसे देकर लोगों ने सवाल दिए थे, वो गेसवर्क हो सकता है। आप सोचिए इस तरीके से बातें की गई हैं। ऐसे में अब जो छात्र हैं वो सीबीआई की मांग क्यों कर रहे हैं कि सीआईडी की ये जो पन्ने मेरे पास कुछ 40-43 पन्ने हैं, इन पन्नों में पेपर लीक की बात है, लेकिन जो दूसरी एसआईटी बनी है उसमें पेपर लीक का कोई जिक्र नहीं है। वो कह रहे हैं वो गैस पेपर, गैस वर्क टाइप का कुछ हो सकता है, लीक जैसी कोई चीज नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से उसमें गेसवर्क की बात कही गई है और यही कारण है कि कोर्ट का जो आदेश आया उसमें ये बात कहा गया कि आप इसकी जांच की जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट 6 महीने के अंदर सौंपिए। और अगर आपको लगता है, क्योंकि जो स्टे लगा था उस स्टे को हटा दिया गया था, यानी कि नियुक्ति वापस कर दी गई थी कि आप नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये लिखा हुआ था कि अगर इसके बीच में जांच में अगर आप पाते हैं कि कोई और भी व्यक्ति इसके अंदर शामिल था या उसकी इन्वॉल्वमेंट थी तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अब सवाल ये उठता है कि इतने दिन बीत गए हैं, साल 2024 का ये मामला है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको जो सीआईडी है उसने गिरफ्तार किया है या लोगों के सामने पेश किया है? आखिर ये पेपर लीक और एग्जामिनेशन में जो धांधली और जो आरोप ये जो रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, सरकार ने इस रिपोर्ट को नहीं माना, इसकी किसी फाइंडिंग को नहीं माना। देखिए,
देखिए, इसमें तीन चीजें हैं, ये तीन सीआईडी है। आप सोचिए कि जो पहली सीआईडी की जो रिपोर्ट है जो आपका हमारे पास है, उसमें जो फाइंडिंग्स है उसको बाद की जो सीआईडी की रिपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया। यही कारण है कि छात्र कह रहे हैं कि आखिर हम सीबीआई की जांच क्यों ना मांगे, आखिर हम सेंट्रल जो एजेंसीज है उनकी जांच क्यों ना मांगे, क्योंकि बार बार सीआईडी की टीम को चेंज करना, उनकी रिपोर्ट में जो है वो बाकी जो फाइंडिंग्स है उसको पुष्टा रूप से, कड़े रूप से पेश ना करना, ऐसे में कई सवाल जो है वो सिस्टम की लापरवाही और जो सीआईडी जो जांच है उसके ऊपर भी खड़े करती है। यही कारण है कि वो लगातार सीबीआई की जो मांग है इस पूरे मामले में करते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और क्लैरिटी से ये बताने के लिए कि जो अलग अलग यहाँ पर सीआईडी के तहत ही वो एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, लेकिन वो जो उच्च स्तरीय एसआईटी बनती है वो सीआईडी की इस पहली रिपोर्ट को बिल्कुल दरकिनार कर देती है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसे पेपर लीक का पूरा रैकेट काम कर रहा था, कैसे इस रिपोर्ट में वही बातें लिखी गई जो बात बच्चे कह रहे हैं। सूत्रों से जो दस्तावेज हमें मिले हैं उसके मुताबिक 1 जनवरी 2025 को सीआईडी की जांच शुरू होती है, फिर दोहरा रही हूं, और मार्च 2025 तक जांच की रिपोर्ट बना ली जाती है, लेकिन इस रिपोर्ट को कहीं भी सार्वजनिक नहीं किया जाता है। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक पेपर लीक हुआ था, इसके तार नेपाल तक से जुड़े थे, एक एक कड़ी, एक एक आदमी का नाम इस रिपोर्ट में मौजूद है, आरोपियों की सारी गवाही इस रिपोर्ट में दर्ज है और कुछ बयान भी। मामले का एक आरोपी कुंदन कुमार और दूसरा निवास राय, ये दोनों क्या बताते कुंदन कुमार और निवास राय कि 20 सितंबर 2024 यानी परीक्षा से 2 दिन पहले 28 उम्मीदवारों को पटना बुलाया जाता है। पटना से उनको नेपाल के विराट नगर के एक होटल में ले जाया जाता है। यहां इन सारे उम्मीदवारों को एग्जाम में आने वाले 135 सवाल के जवाब रटवाए जाते हैं। 135 सवाल रटवा दिए जाते हैं, जिनमें से 8 से 10 सवाल गलत होते हैं और बाकी सारे के सारे सवाल जस के तस एग्जाम में आ जाते हैं। इन 28 लोगों में से 10 लोगों, खबर यह मिलती है कि 10 लोगों ने जेएसएससी की परीक्षा को पास कर लिया है और रिपोर्ट में उन 10 लोगों के नाम भी मौजूद है। छात्रों से उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और खाली एक जो ब्लैंक चेक होता है वो जमा करवा लिया जाता है। परीक्षा केंद्र में कोई चिट और पुर्जा ना ले जाए, इसकी सख्त हिदायत इन छात्रों को दी जाती है। आरोपियों को पैसे दिए जाने की बात भी जांच में बकायदा सामने आई है और किसके पास कितना पैसा आया है वो इस रिपोर्ट में बकायदा मौजूद है। मतलब ये देखिए, ये मेरे पास ये पूरा का पूरा आंकड़ा है। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, फ्रॉम, अमाउंट। इसको जरा जूम कर दीजिए प्लीज। ये जो हमारे पास दस्तावेज आया है, छात्रों की तरफ से ही दस्तावेज आया है, उसमें बकायदा आप देखिए ट्रांजैक्शन हुआ है 12/8/2024 को। कोई अभिलाष कुमार है, उसने 40,000 रुपए दिए। फिर एक कोई दयानंद यादव है जिसने 50,000 दिए। फिर वापस दयानंद यादव ने 50,000 दिए। फिर गौरव कुमार ने 90,000 दिए। फिर उसी शायद वही गौरव कुमार है जिसने 49,000 रुपए, यहाँ पर 999 रुपए। गौरव कुमार जो है वो 35,000। मतलब धीरे धीरे करके ये पैसे जमा कराने का पूरा दस्तावेज भी इस सीआईडी की रिपोर्ट में दाखिल किया जाता है। फिर कोई कविराज है जो 1,50,000 रुपया जमा कराता है। फिर वही कविराज 40 और फिर वही कविराज 1 लाख रुपया वापस जमा कराता है। मतलब ये सारे के सारे डिपॉजिटेड अमाउंट जो हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कोई 1,40,000, कोई किस्तों में जमा करा रहा है, कोई 1,92,000 जमा करा रहा है। ये देखिए, ये सब एक जगह 3 लाख, 1,40,000, 1,48,000, 2,90,000। ये इस तरीके से पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन का डिटेल इस केस में दर्ज किया हुआ है। और ये सारी की सारी जो है ये वो तथाकथित सीआईडी रिपोर्ट जो हमारे हाथ में मौजूद है। छात्रों के पास ये सारी जानकारी है। एक लाइन में अगर कहूं तो इस रिपोर्ट का कंक्लूजन ये निकला कि पेपर लीक हुआ था, जिसके तार नेपाल से जुड़े थे और पैसे का लेन देन हुआ था, लेकिन ये रिपोर्ट कभी सार्वजनिक हुई ही नहीं। इस पर कोई एक्शन लिया ही नहीं गया। छात्रों का आरोप है कि झारखंड सरकार ने इस मामले की नई सिरे से समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय एसआईटी का गठन किया।
और पहले जांच कर रही पूरी टीम को बदल दिया गया। फिर एंट्री होती है डीआईजी चंदन झा की, जो नए अध्यक्ष बनते हैं एसआईटी के, और एसआईटी रिपोर्ट बनाती है 18 अगस्त 2025 को। नई एसआईटी ये बताती है कि जो उम्मीदवार नेपाल गए उन्हें सीजीएल की कोई आंसर की नहीं दी गई, पेपर लीक का कोई सबूत ही नहीं मिला। क्लियर कर दिया जाता है। एसआईटी रिपोर्ट में कहा जाता है कि 28 लोग नेपाल गए, उन्हें अगर कोई पेपर दिया गया था तो वो गैस पेपर था, पेपर लीक का कोई मामला नहीं है। वो जो नेपाल जाकर ये जो पेपर, मतलब सोचिए आप, जिसको अगर आपको केवल सवाल देने होंगे गैस करने के लिए, उसे नेपाल लेकर जाएंगे और वहां पर आप वो सवाल रटवाएंगे, उनके जवाब रटवाएंगे। और वो जो 130 से ऊपर सवाल रटवाए गए थे, उसमें केवल 8 या 9 जो सवाल है वो नहीं आते, बाकी सबके सब आते हैं। ये मामला तो चीटिंग का है। यानी सरकार एक, सीआईडी एक और जांच रिपोर्ट बिल्कुल अलहदा। सवाल यह कि पहली रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट के बीच इतना अंतर कैसे हो सकता है? ऐसा क्या हो गया कि जांच का पूरा कंक्लूजन बदल गया? यही वजह है कि सीआईडी की जांच पर छात्रों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं। खेल की एक लेयर अभी और देखनी है आपको। जब 2025 को सीबीआई जांच की मांग लेकर याचिकाकर्ता झारखंड हाई कोर्ट पहुंचे तो एजी ने कोर्ट में इसी दूसरी एसआईटी जांच की रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि जब पेपर लीक ही नहीं हुआ मिलॉर्ड, तो सीबीआई से जांच किस बात की। ये तक कह दिया कि गैस पेपर को पेपर लीक कहकर कुछ उम्मीदवार एग्जाम के सिस्टम को डिरेल करना चाहते हैं। और हाई कोर्ट ने सीबीआई से जांच की मांग को फिर खारिज कर दिया। अब बताइए, कहां से छात्रों की मांग गलत है? छात्र यही तो मांग कर रहे हैं कि अगर कोई सवाल है, अगर कोई संशय है, तो उसकी जांच सीबीआई से करवा दीजिए। आज हमारे साथ पाठशाला में राजेश प्रसाद मौजूद हैं। राजेश वही हैं जिन्होंने जेएसएससी सीजीएल मामले में पहली शिकायत दर्ज करवाई थी, कोर्ट पहुंचे थे। कल रांची में हुए लाठीचार्ज में भी राजेश घायल हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेश आपका। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पेपर लीक हुआ है, जबकि कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट हलफनामा दाखिल किया है कि एसआईटी की रिपोर्ट कह रही है पेपर लीक नहीं है, ये तो गैस पेपर था जो दिया गया था बच्चों नेपाल में। बहुत बहुत जोहार मैडम, और जोहार देशवासियों को भी बहुत बहुत जोहार। बहुत अच्छा प्रश्न किए। सबसे पहले मैं आपकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। हमारा आरोप नहीं है, अब तो सिद्ध हो गया है। तो अब आरोप जो लगाए थे सरकार की एजेंसी ने ही सिद्ध कर दिया, भले वो कोर्ट में जमा नहीं किया गया है मैडम। सीआईडी ने स्पष्ट तरीके से एक आरोपी के बयान में ये उल्लेखित किया है कि नेपाल में 135 आंसर रटवाया गया था, कई अभ्यर्थियों को रटवाया गया था, उसमें से 120 आंसर हूबहू मैच किया है। इससे बड़ा एविडेंस और क्या हो सकता है? लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इसको कोर्ट में पेश नहीं किया जाता है मैडम। और जब टीम बदल जाती है, 3 बार सीआईडी का टीम को बदला गया है, 3 बार। इसलिए बदला गया केवल और केवल लीपापोती के करने के लिए, सच्चाई को दबाने के लिए मैडम। और सीआईडी अपना रिपोर्ट में कहती है कि गैस पेपर आया था, गैस क्वेश्चन था। मैं आपके माध्यम से सरकार के पास यदि कोई बुद्धिजीवी है, कोई महामानव है, तो मैं उनसे कहता हूं, भाई मैं एक क्वेश्चन पेपर तैयार करता हूं, आप 10 आंसर सही आंसर गेस करके बता दीजिए। हमारी मांग जो है रद्द वाला और सीबीआई वाला हम नहीं करेंगे। आप रिपोर्ट में कई बार परिवर्तन करते हो, टीम बदलते हो। इससे पहले भी लीक हुआ जेएसएससी सीजीएल में, उसमें भी आप जांच करते हो, किसी को भी गिरफ्तारी नहीं करते हो, किसी को कोई सजा नहीं देते हो, पुनः लीक होता है। तो ये लीक जो है कितना बार चलते रहेगा? इसीलिए हमारी मांग है जी, बस एक सवाल का मेरे मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सरकार द्वारा सीआईडी की एसआईटी बनती है, ये जो मेरे पास है इसमें सारी डिटेल आती है, लेकिन फिर जो दूसरी एसआईटी बनती है ये वाली सारी डिटेल उसमें होती ही नहीं है। मतलब दोनों अलग अलग। ऐसा क्यों करेगी कोई सरकार? अपनी ही टीम के खिलाफ दूसरी कैसे कोई रिपोर्ट आ जाएगी? बिल्कुल मैडम, ऐसा इसलिए की गई थी, टीम इसलिए बदला गया
क्योंकि जो अधिकारी लोग पहले जांच कर रहे थे वो सही डायरेक्शन में जा रहे थे। जब नेपाल पहुंच गए और ये जस्टिफाई कर दिए कि 28 लोग गए थे, उसमें से 10 लोग पास है, उनको पर्याप्त मात्रा में आंसर मिला था, 90% से अधिक आंसर मिला था, और वो लोग जो थे उसको पढ़ करके पास हुए हैं, तो फिर टीम को बदल दिया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं FIR किया हूं, उसमें नियामतपुर का भी जिक्र है, उसमें आसनसोल का भी जिक्र है, उसमें हजारीबाग का भी जिक्र है, मांडू का भी जिक्र है, मंत्री रेसिडेंसी रांची का भी जिक्र है। इन सभी एंगल पर इन सभी स्थानों का कोई जांच नहीं किया गया, कोई भी जांच नहीं किया गया। और सबसे मेन बात मैडम, CBI का प्रश्न यहाँ उठता है। अभय तिवारी जो है मैडम, ये अभय तिवारी जो है वो सेटर है। बोकारो में JSSC CGL का पेपर खुद पढ़ा, एजेंसी से जुड़ा हुआ ये आदमी है, खुद पढ़ा, अपनी बीबी को पढ़ाया। ये वही है ना, 10 में से 12 में से 10 एग्जाम पास कर गया, ये वही तिवारी है ना? हाँ मैडम, यही वो महामानव आदमी है जो 12 एग्जाम में 10 पास कर जाता है, और हर एग्जाम में योग्यता अलग अलग चाहिए। आपको बताना चाहेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न किए। PGT में ये इंग्लिश में पास करता है, ACF में साइंस चाहिए, जिनका योग्यता साइंस में होगा वही ACF एग्जाम दे सकता है, वही FRO एग्जाम दे सकता है, वहां पर भी पास कर जाता है। और ना सिर्फ पास, सब जगह टॉप, सब जगह टॉप करता है मैडम। कैसे संभव है? हम लोग 12 साल से तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स पास करने में हम लोग को बड़ी मेहनत करना पड़ता है, तैयारी को बार बार रिवीजन करना पड़ता है, तब जाकर के प्रीलिम्स निकलता है, ये फाइनल सिलेक्शन में, और वो भी टॉप। अच्छा राजेश, मुझे एक बात बताइए आप कि सरकार इस आदमी को क्यों बचाना चाहेगी? सरकार अपनी ही CID की उस रिपोर्ट पर क्यों अमल नहीं करना चाहेगी? सोरेन सरकार तो चाहेगी ना कि बच्चों के खिलाफ ये जो परीक्षा धांधलियां हो रही है वो खत्म हो जाए। बिल्कुल सरकार नहीं चाहती, इसीलिए CBI नहीं कर रही। हम डेलीगेशन में गए हुए थे, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि फर्स्ट और सेकंड JPSC में CBI कुछ नहीं कर पाए, इसलिए हम CBI नहीं जांच करवाएंगे। जबकि हमारी मांग है वो कुछ करे या ना करे, हमको CBI मतलब CBI चाहिए। हाँ। तो फिर देने में क्या दिक्कत है? वो जांच नहीं करेगी, करेगी, मेरा प्रॉब्लम है। आप जांच तो कराइए, आप CID से जांच करा करके आप CID का रिपोर्ट आप देख लीजिए। मैडम आपने खुद बताया कि एक टीम कहती है कि 120 आंसर मैच करता है, दूसरा कहती गैस हो गया, धन उगाई हो गया। हम कैसे CID पर भरोसा करें? नहीं, अब मैं क्या सोरेन सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, CBI होने तो दीजिए, CBI हमारी मांग को पूरा होने दीजिए। ये तार जो है CGL पेपर लीक का मंत्री तक पहुंचेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मंत्री तक भी पहुंचेगा। इसीलिए सरकार CBI से भाग रही है, और कोई कारण नहीं। आपको भी कल पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा, मैंने सुना। हाँ मैडम, वहाँ पर जगन्नाथपुर के करीब जब वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ तो मेरा भी पैर में एक लाठी पड़ा था। राजेश जी, आज हमारे साथ JMM की एक प्रवक्ता थी डॉक्टर नीलम, वो ये कह रही थी कि पुलिस को लाठीचार्ज इसलिए करना पड़ा क्योंकि आप लोग उतर आए थे पत्थरबाजी पर। वो बंगाल से कुछ लोग बुलाए गए थे, वो BJP पर आरोप लगाकर कह रही थी कि बिहार और बंगाल से लोगों को बुलाया, उन्होंने पुलिस के ऊपर बर्बरता की, पत्थर मारे, उनको जख्मी किया, तब जाकर ये लाठियां बरसी हैं। बिल्कुल बेबुनियाद बात है मैडम। यदि ऐसी बात कुछ चीज है, हम लोग पत्थर फेंके हैं तो उनका तो कैमरा चारों तरफ ड्रोन के माध्यम से घूम रहा था, वो CCTV फुटेज जारी करे जहां पर कोई पत्थर फेंका। और मैं आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं, मैं बताना चाहूंगा, जब शाम हो गया था, जब हमारे पास कोई भी मंत्री विधायक वार्ता के लिए नहीं आए, तो हम लोग वहां पर बैठे रहे थे विधानसभा के परिसर के बाहर वाला रोड में। अब वहां पर सिटी SP साहब आते हैं और बोलते हैं कि आप लोगों को आगे क्या करना है, तो हम लोग क्लियर बताए कि हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, अभी विधानसभा सत्र ऑलरेडी चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा, तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, और जब तक कोई मंत्री हमारे पास वार्ता के लिए नहीं आता यहाँ पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो उनका स्टेटमेंट था, ठीक है आप लोग यहाँ पर रहिए, जो भी तितर बितर है एकजुट होकर के रहिए। हमको बोला गया कि अंदर में कुछ लोग हैं, उसको बाहर निकाल करके आए। हम अंदर जब बाहर निकालने के लिए गए मैडम, तब तक पता चलता है बाहर में पूरा बेरहमी तरीके से, निर्मम तरीके से, जो झारखंड में कभी नहीं हुआ, एकदम लाठियां बरसाई गई मैडम। बगल में खेत था, लोग खेत में कूद रहे थे, पैर किसी का फ्रैक्चर हो रहा था, कुछ हो रहा था, वहां जाकर के लाठी बरसाई जा रही थी। अब कीचड़ था, कीचड़ में को कैसे भागता, वहां जाकर के पीटा जा रहा था मैडम। तो बुरी तरीके से पीटा गया है कल।
ये सच्चाई है मैडम। और आपने भी वीडियो के माध्यम से देखा होगा, हमारे पास भी कई वीडियो हैं, आप बोलिएगा तो मैं दे दूंगा। नहीं राजेश जी, पूरा देश आपके इस आंदोलन को देख रहा है और हम तो बहुत करीब से देख रहे हैं, और इसीलिए हम तो यहाँ कस्में खा रहे हैं कि ऐसा आंदोलन छात्रों ने जो संयम बरता है, इसे मतलब आप सत्याग्रह कह सकते हैं कि आप वो लोग हैं जो अब मतलब मैंने तो शिबू सोरेन सरकार, हेमंत सोरेन सरकार, इनके खिलाफ, वो शिबू सोरेन का तो फोटो लेकर आप लोग बैठे हैं। सोरेन के खिलाफ मैंने कोई नारेबाजी यहाँ पर नहीं सुनी है, बिल्कुल नहीं सुनी है। पर अब सवाल ये है कि जो एक आपका प्रोटेस्ट जिसमें आप रोज संघर्ष कर रहे हैं, और दूसरा एक जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहां छात्रों की बातें नहीं थी, वो ऑफ कोर्स वहां पर थी, लेकिन वहां ताकत मुझे लग रहा है 2 से 3 से 4 गुना थी, क्योंकि वहां सेलिब्रिटी भी आ रहे थे, पॉलिटिशियन भी आ रहे थे, रीले भी बन रही थी, इन्फ्लुएंसर्स भी आ रहे थे। आप लोगों के पास ये सब क्यों नहीं है? एक वो पीयूष जी को आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया मैडम। बिल्कुल, शिबू सोरेन का आपने जिक्र किया, वो हमारे राज्य के पिता के रूप में है, उनको हम लोग प्यार से गुरु जी कहते हैं, दिसोम गुरु जी कहते हैं। और उनका स्टेटमेंट भी था कि अन्याय जो है जहाँ कहीं भी हो तो उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। तो हमारे इस लड़ाई के वो आदर्श प्रेरणा है, और इसीलिए हमारी ये पूरी लड़ाई में जो पिछले 17 दिन से हम लोग कर रहे हैं, उसमें उनका फोटो को रोज हम लोग वहाँ पर रख करके कर रहे हैं, उनका रोज हम लोग आशीर्वाद कर रहे हैं। दूसरा बात आपने कहा कि आप लोग आंदोलन बहुत शांति से कर रहे हैं। बिल्कुल मैडम, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग संविधान पढ़े हैं। संविधान के आर्टिकल 19 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शांतिपूर्ण तरीके से ही हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो संविधान को सम्मान देते हुए अपना अधिकार को हम उचित तरीके से रख रहे हैं मैडम, और आगामी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ही हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहे। बिल्कुल सही। अब मुझे ये भी तो बताइए कि जो ताकत वहां दिल्ली में दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि पूरा देश उमड़ गया है, हर दूसरी तीसरी रील में हमको वही दिखाई दे रहा था। याद है ना आपको? 10 तरीके के सेलेब्स जो हैं अपने अलग अलग पोस्ट लिख रहे थे। अब हम लोग तो उन लोगों को एक्सपोज भी कर रहे हैं कि इन लोगों को झारखंड नहीं दिखाई देता है। आपको दुख होता है इस बात का कि झारखंड के बच्चे नहीं दिख रहे हैं, झारखंड के छात्र नहीं दिख रहे हैं? इन सबको बिल्कुल माननीय जितने भी विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, जो दिल्ली के प्रोटेस्ट में राग अलाप रहे थे, छात्रों के साथ दिखाई दे रहे थे, जैसे माननीय राहुल गांधी जी से मैं आग्रह करूंगा, आपके माध्यम से विशेष आग्रह करूंगा, उनकी यहाँ पर सरकार है झारखंड गठबंधन में, तो उनसे विशेष आग्रह रहेगा, केवल ट्विटर में ट्वीट कर देने से हमारे साथ न्याय नहीं हो पाएगा, छात्रों का समस्या हल नहीं हो पाएगा। इसलिए उनसे आग्रह है कि यदि सच में आप छात्रों के साथ खड़े हैं और अपने आप को आप कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हित की बात करते हैं, तो आपसे आग्रह है कि आप जल्द आइए और हमारी आवाज बनिए और क्लियर स्टैंड करिए कि आप छात्रों के साथ यदि हैं तो सीबीआई और रद्द की जो हमारा मांग है जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल का, उसको करवाइए, या फिर आपका बात यदि सरकार में नहीं मानी जाती है तो आप सरकार से अलग हो जाइए। तब तो हमें भी पता चलेगा कि आप हमारे साथ निष्पक्ष तरीके से हैं। केवल बोलने से हम कैसे मान ले मैडम कि वो हमारे साथ में। और ये सीजेपी वाले हैं सारे, कॉकरोच जनता पार्टी वाले, सीजेपी वाले जो भी हैं, हम देखिए हमारा जो यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है मैडम, हम सबका नैतिक समर्थन का स्वागत करते हैं। सीजेपी वाले केवल ट्वीट खेल रहे हैं, छात्रों का जो है वाजिब जो दर्द है झारखंड में वो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, केवल ट्वीट कर दे रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कोई आए नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड दर्शाता है। लेकिन फिर भी हम आग्रह करेंगे, यदि सच में आप बोलते हैं कि हम ऐसी पार्टी का निर्माण किए जो केवल युवाओं की आवाज बनता है, युवाओं की बात करता है, तो निश्चित तौर पर झारखंड जो है, झारखंड में जो मुद्दे हैं भारत में और जगहों की कंपैरेटिवली सबसे यहाँ पर ज्वलंत मुद्दे हैं, साथ ही साथ सबसे ज्यादा पीड़ित कहीं का छात्र है वो झारखंड का, तो आना चाहिए नैतिक समर्थन के लिए। राजेश जी, हम आपकी आवाज़ लगातार बुलंद करते रहेंगे। इनफैक्ट जहां भी छात्र हैं, किसी की भी सरकार हो, कोई भी राज्य हो, अगर उनके साथ, उनके मुस्तकबिल के साथ, उनके फ्यूचर के साथ गड़बड़ी हो रही है, हमें तो याद है सौरभ दास जब यहाँ पर आए थे, हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं, तो हमने कहा था हम आपके साथ हैं, तब तक साथ है जब तक आप आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छी दिशा तय करेंगे।
लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो हम ही लोग होंगे जो आवाज भी मुखालिफत में बुलंद करेंगे। राजेश जी, ऑल द बेस्ट। आप अपना ख्याल रखिएगा और आपके जो आंदोलनकारी बच्चे हैं, छात्र हैं, उनकी बातें हम पूरी कोशिश करेंगे सरकार तक पहुंचे। आप हमारे साथ जुड़े। आप ही की वो पहली शिकायत थी जिसके बाद आज आंदोलन ये रूप ले चुका है। हम दर्शकों को बता दें कि ये शिकायतकर्ता राजेश प्रसाद अगर शिकायत नहीं करते तो मामला आज इतना आगे तक नहीं बढ़ता। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत जरूरी था आपको कुछ चीजें बिल्कुल क्लियरली बता देने में।